Hello everyone, welcome to your own channel जीके गुप्ता ऑनलाइन वीडियोस फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। जैसा कि आप जानते हैं साइंस एनसीईआरटी बैच चल रहा था और इसी बैच में आज हम फर्दर आगे बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे, लंबा टॉपिक है पर एक ही वीडियो में कवर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे चैप्टर 4 की, जो कि है हीट। हीट मीन्स होता है ऊष्मा, किस तरीके से हीट का ट्रांसमिशन होता है, किस तरीके से आप हीट को, ट्रांसमिशन मीन्स होता है एक जगह दूसरी जगह ट्रांसफर होना, उसका स्थानांतरण होना। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो एक बार इंट्रोडक्शन, परिचय देखते हैं। यह हमारे दैनिक जीवन के अवलोकन से है कि सर्दियों में हम ठंड महसूस करते हैं, जबकि गर्मियों में हम गर्म महसूस करते हैं। आप देखते होंगे अभी गर्मियां चल रही हैं तो आपको गर्मी महसूस होती है और ठंड में आपके शरीर को, आपकी बॉडी को ठंड महसूस होती है। क्योंकि ऐसा क्यों है? क्योंकि बाहर अत्यधिक गर्मी के कारण, चिलचिलाती गर्मी के दौरान लोग अपने घरों से बाहर निकलने से बचते हैं। ऐसा ही होता है, आप देखेंगे बाहर बहुत गर्मी है और लू चल रही है तो आप बाहर निकलने से बचते हैं। ठीक है, जब आप पानी को उबालते हैं तो यह गर्म हो जाता है। इनमें उंगली डुबाना मुश्किल होता है, लेकिन जैसे ही आप आंच बंद करते हैं तो आप देखते होंगे इसे कुछ समय के लिए अलग रख देते हैं तो आपकी उंगली को डुबाना आसान हो जाता है। अगर आप पानी को ठंडा कर दें गर्म होने के बाद तो आप उसी पानी में उंगली डाल सकते हैं, पर आप बिल्कुल उबलते हुए, खौलते हुए पानी में उंगली नहीं डाल सकते। ये सब कुछ हीट की बातें हैं, ऊष्मा की बातें हैं, तो हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, टेम्परेचर की बात करते हैं। आपको जब बुखार होता है, आप देखते होंगे बुखार के दौरान जो हमारा शरीर है वो गर्म हो जाता है। शरीर क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम दवा लेते हैं शरीर ठंडा हो जाता है, ठंडा होने लगता है। ठीक है, वैसे अगर देखिए ये टेम्परेचर में, ये ताप में क्या परिवर्तन ही तो है ना। वैसे अगर आप देखें, जब बर्फ बाहर रखी जाती है तो बर्फ पिघल जाती है, लेकिन ठंडे ठोस के रूप में तब बनी रहती है जब तक उसे डीप फ्रीजर के अंदर रखा जाता है। कहने का मतलब क्या है? जब आप बर्फ को फ्रीजर में रखेंगे तब वो ठोस के रूप में आपको दिखेगी, बिल्कुल ठंडी रहती है, पिघलती नहीं है। पर जैसे ही आप बाहर निकालते हैं बर्फ को तो वो पिघलने लगती है। क्या आपने कभी सोचा इसमें क्या बदलाव या क्या घटना हुई है? तो आप देखते होंगे ये सब क्या है? तापमान की वजह से होता है। ऊपर वाला जो एग्जाम्पल था वो भी तापमान का एग्जाम्पल है। बढ़ना और घटना आपके बॉडी की टेम्परेचर, बॉडी का जो तापमान है, शरीर का तापमान है वो है। देखिए कैसे किस तरीके से ये तापमान ले रही है, और दूसरे में भी क्या है, जो बाहर का तापमान है उसके बारे में चर्चा है। ओके, तो अब हम पहले बात कर लेते हैं तापमान की, टेम्परेचर की। तो देखिए, किसी वस्तु की गर्माहट या ठंडक का एक माप जिस पर भरोसा किया जा सकता है उसे तापमान कहते हैं। आसान शब्दों में कहूं कि एक वस्तु है, उसमें गर्मी है, उसमें ठंडक है, आप जिस मात्रा में उसको माप सकते हैं उसको हम कहते हैं तापमान। बस बात खत्म, और कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है, और इसको, ये जो तापमान है इसको आप तीन तरीके से डिस्टिंग्विश, तीन तरीके से आप इसको जानते हैं। पहला है डिग्री सेल्सियस। क्या है? डिग्री सेल्सियस। दूसरा अगर जाएंगे तो आएगा फ़ारेनहाइट। क्या आएगा? फ़ारेनहाइट। और तीसरा आएगा आपका केल्विन। दोबारा सुनिए, पहला है डिग्री सेल्सियस, दूसरा है फ़ारेनहाइट और तीसरा है केल्विन। तो पहले हम बात करते हैं सेल्सियस की। तो सेल्सियस क्या है? इट इज डोनेटेड एट सी। इसको हम सी से डिनोट करते हैं और इसको रीड कैसे करते हैं, पढ़ते कैसे हैं? सेल्सियस। कहने का मतलब क्या है? इसे डिग्री जो है सेल्सियस के रूप में दर्शाया जाता है और डिग्री सेल्सियस या फिर सेल्सियस के रूप में पढ़ा जाता है। अगर आप पढ़ेंगे तो आप क्या लिखेंगे? डिग्री सेल्सियस। और अगर आप इसको लिखेंगे तो इस तरीके से, डिग्री बनाए छोटी सी और सी लिखेंगे। उदाहरण के लिए देखें तो 20 डिग्री सेल्सियस को 20 डिग्री सेल्सियस के रूप में पढ़ा जाएगा। ये जो 20 डिग्री है आप इसको किस रूप में पढ़ेंगे? 20 डिग्री सेल्सियस। बात समझ आ गई होगी।
अब हम बात करेंगे फ़ारेनहाइट की। तो फ़ारेनहाइट क्या है? इट इज डोनेटेड एट एफ देखिए ऐसे डिग्री एफ की तरह हम इसको डिनोट करते हैं, और वही पढ़ते कैसे हैं? डिग्री फ़ारेनहाइट। फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल के तौर पे देखिए तो 25 डिग्री फ़ारेनहाइट को हम पढ़ेंगे कैसे? 25 डिग्री फ़ारेनहाइट। वही हिंदी में सेम ही होता है, ठीक है। देख सकते हैं फ़ारेनहाइट किस तरीके से दिया हुआ है। और केल्विन की अगर बात करें तो केल्विन को हम डिनोट करते हैं किस में? के में, सिर्फ के में होता है देखिए, ठीक है। और हम इसे पढ़ते क्या है? 100 के अगर हो तो इसको आप कैसे पढ़ेंगे? 100 केल्विन, ठीक है। क्लियर हो गया होगा, इजी तो है, कोई डिफिकल्टी नहीं है, ये तो बेसिक बताया आपको मैंने, ठीक है। अब देखिए अगर आप थर्मोमीटर में अपना बुखार नापते हैं, अपना टेम्परेचर, अपना ताप नापते हैं, तो आपको विभिन्न थर्मामीटरों के बारे में भी जानना होगा। तो पहले जानिए कि थर्मामीटर है क्या। तो देखिए थर्मामीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग शरीर के तापमान को मापने के लिए किया जाता है। शरीर के तापमान को मापने के लिए करते हैं, मतलब जो बॉडी है उसके टेम्परेचर को मेजर करने के लिए करते हैं, ठीक है। इसका उपयोग बुखार के दौरान शरीर के तापमान को मापने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग रासायनिक प्रतिक्रियाओं के दौरान वायुमंडलीय तापमान और तापमान को मापने के लिए भी किया जाता है। अगर आप रासायनिक प्रतिक्रिया, अगर आप केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, अगर आप केमिकल मतलब कि अगर आप नई नई जब खोज करते हो तो केमिकल रिएक्शन भी होती है ना। तो अभी देखिए कोरोना की दवाई बनाने के चक्कर में अलग अलग केमिकल रिएक्शन चल रही होगी बहुत सारे लैब्स में, बहुत सारे प्रयोगशालाओं में, है ना। तो इसी तरीके से जब आप जो रासायनिक प्रतिक्रिया करते हैं तो उसके जब ये इस टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या करते हैं आप? किस किस तरीके से तापमान मापते हैं? एक तो वायुमंडलीय तापमान और एक तापमान को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसमें एक लंबी संकीर्ण कांच की एक ट्यूब होती है जो एक सतत सिल्वर लाइन के रूप में दिखाई देती है। आप देखेंगे सिल्वर लाइन के रूप में एक कांच की होती है, ठीक है। और क्योंकि ये पारे के साथ आसानी से फैल जाती है, जो पारा होता है अब आप जानते हैं जो मरकरी होता है, पारा होता है, वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में। तो जिस टेम्परेचर में आपको रखेंगे वो वैसा ही उसको टेम्परेचर दिखाता है, ठीक है। तो वही बात है, तभी आप जानते हैं आप मरकरी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अब लास्ट लाइन जो क्या है वो देख ले। तापमान में मामूली बदलाव एक छोर पर एक बल्ब से सिकुड़ जाती है। बिल्कुल, जैसे ही तापमान में बदलाव होगा जो मरकरी है वो अगर कम हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट हो गई, सिकुड़ गई, अगर बढ़ गया तो एक्सपैंड हो जाती है। तो कम भी होती है और बढ़ती भी है। तो ये टेम्परेचर के अनुसार बदलती है, उसमें स्लाइटली थोड़ा बहुत बदलाव आता है। जो बल्ब होता है उसके एंड जब आप अपने जीभ के नीचे रखते होंगे, आप देखते होंगे तो थोड़ी बढ़ती जाती है वो लाइन, है ना। कभी ध्यान से देखिए, चेक करना। तो इसी को आप कहते हैं स्लाइटली बढ़ना और कम होना, ठीक है। आइए अब हम बात कर लेते हैं टेम्परेचर जो थर्मामीटर है उसके टाइप्स की। तो थर्मामीटर के प्रकार के बारे में देखेंगे। तो पहला प्रकार है क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर हिंदी में भी कहा जाता है। तो देखिए नैदानिक थर्मामीटर भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये रहा नैदानिक थर्मामीटर का उपयोग मानव शरीर के तापमान को मापने के लिए किया जाता है। जो नैदानिक जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसका प्रयोग आप सिर्फ और सिर्फ मानव शरीर जो ह्यूमन बॉडी है उसका जो तापमान है उसको मापने के लिए करते हैं। बच्चे को बुखार आता है, आपको बुखार आता है, तो उस बुखार को मापने के लिए कि कितना बुखार है, ठीक है, उसको मापने के लिए जिस थर्मोमीटर का उपयोग करेंगे वो है नैदानिक थर्मोमीटर। दूसरी अगर बात करें तो आजकल बहुत इस्तेमाल आता है डिजिटल थर्मोमीटर। तो डिजिटल थर्मोमीटर क्या है? डिजिटल थर्मामीटर मौजूदा नैदानिक थर्मामीटर के लिए ही अग्रिम है, मतलब उसके आगे एक एडवांस है। पहले क्या था? मरकरी थी, टूटने का खतरा है और एक्यूरेट नहीं दिखाता, पर अब देखिए ये आ चुका है क्लिनिकल थर्मामीटर, डिजिटल थर्मामीटर। इसमें क्लियर दिखाई देता है और इसमें देखिए मरकरी भी नहीं होती, बहुत सेफ है ये। मरकरी तो देखिए अगर आप बाय चांस बच्चे को दे रहे हैं, मुंह में डाल रहे हैं, बच्चे चबा लिया तो मरकरी अंदर जाएगी तो बच्चे की डेथ के भी खतरे हो जाते हैं, ठीक है। बट ये जो डिजिटल है ये ना टूटता है ना कुछ होता है, तो बिल्कुल सेफ रहता है, ठीक है। अगर दूसरी तरफ देखें तो क्लिनिकल थर्मामीटर में जो पारा है उसकी उच्च विषाक्तता और इसके निपटान में
कठिनाई के कारण जब थर्मामीटर टूट जाता है तो कोई सटीक तापमान नहीं मापा जाता। एक थर्मामीटर टूट गया तो सटीक तापमान नहीं नापेंगे, पर जो डिजिटल थर्मामीटर है उसमें निर्मित होते हैं जो पारे के उपयोग के बिना सटीक तापमान को माप सकता है। इसमें क्या है, पारे का उपयोग नहीं करेंगे, पारे का उपयोग किए बिना ही आप सटीक तापमान को माप सकते हैं। ठीक है, इसमें ये खूबियां होती हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब हम बात करेंगे लेबोरेटरी थर्मोमीटर की, जिसे आप कहते हैं प्रयोगशाला थर्मामीटर। तो प्रयोगशाला थर्मामीटर की बात कर लेते हैं। प्रयोगशाला थर्मामीटर का उपयोग मानव शरीर के अलावा अन्य चीजों के तापमान के मापने के लिए किया जाता है। जब आप प्रयोगशाला थर्मामीटर की बात करते हैं तो इसमें क्या है, जो मानव शरीर है उसको नहीं मापते, जो प्रयोगशाला में चीजें होती हैं उसको मापने के लिए करते हैं। आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पे एसिड बेसिस रखे गए हैं और उसको मापा जा रहा है। किस तरीके से मापा जाता है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर के इस्तेमाल से। चलेंगे आगे। चौथा क्या है, मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर, अधिकतम न्यूनतम थर्मामीटर। तो ये क्या होता है, मौसम की जब रिपोर्ट देनी होती है तो उसमें प्रतिदिन अधिकतम और न्यूनतम तापमान सभी को एक थर्मामीटर द्वारा मापा जाता है। देखिए, मौसम की रिपोर्ट देनी है, मौसम की रिपोर्ट आपको जानते हैं रोज देनी होती है, मैक्सिमम भी और मिनिमम भी, मतलब अधिकतम भी और न्यूनतम भी। तो इन सभी को, मौसम के तापमान को जिस थर्मामीटर से मापा जाता है वो क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम, मतलब अधिकतम और न्यूनतम थर्मामीटर। क्लियर हो गया होगा आपको। देखिए, अब हम थोड़ा विस्तार में पढ़ेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर की। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर देखिए क्या है, जब आपको बुखार आता है, क्लिनिकल की बात कर रहे हैं सिंपल से, ठीक है। जब आपको बुखार आता है, बुखार होने के पर शरीर के तापमान को मापने के लिए हमारे या डॉक्टरों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला जो थर्मामीटर होता है उसे आप कहते हैं क्लिनिकल। ये बात समझ आ गई होगी, पीछे बता दिया था। इसके अगर हम स्केल की बात करें तो देखिए, तापमान को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले पैमाने को सेल्सियस कहते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं फ़ारेनहाइट। आप जब भी अपना जो बुखार है वो नापेंगे तो आप दो पैमानों पे, दो मेजर्स, दो स्केल पे मापेंगे। पहला है सेल्सियस और दूसरा है फ़ारेनहाइट। ठीक है, अगर आप जांचें तो 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस, मतलब अगर फ़ारेनहाइट में देखें तो 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का तापमान क्या है, पढ़ते हैं हम उसको। मतलब ये जो तापमान है ना, ये इतने से लेकर तापमान होता है थर्मोमीटर में, और फ़ारेनहाइट में देखें तो इतने से इतने तक तापमान होता है। ठीक है, चलेंगे आगे। आइए, इसमें जो पारा होता है वो युक्त होता है एक छोर पर, मतलब देख सकते हैं आप यहाँ पे पारा है, फिर यहाँ पे किंक होती है जिसके बाद ये मुड़ना शुरू होता है। ठीक है, एक के बल्ब के साथ एक लंबी, पतली और समान कांच की ट्यूब होती है। आप देख सकते हैं बिल्कुल कांच की ट्यूब है। ग्रेजुएट स्केल दिए होते हैं, मतलब स्केल है, पैमाने हैं, और ग्लास की ट्यूब है। ठीक है, बल्ब के बाहर पारे का एक छोटा सा चमकता हुआ धागा होता है। आप जब बल्ब देखेंगे तो उसके बाहर आप देखेंगे तारे का चमकता हुआ धागा है। ठीक है, बल्ब के पास एक किंक होती है, देख सकते हैं आप किंक, जो पारे के स्तर को अपने आप गिरने से रोकता है। किंक से क्या होता है, जो पारे का स्तर है ना वो अपने आप नहीं गिरेगा, जब आप उसको तापमान में रखेंगे तभी वो उसका माप दिखाएगा। ठीक है, बात समझ आ गई होगी। चलते हैं आगे। अब देखिए, जो ह्यूमन बॉडी है उसके अगर टेम्परेचर, उसके अगर माप की बात करूं तो वो भी आपको जानना बहुत जरूरी है। नॉर्मल माप क्या है, बढ़ने में माप क्या है, डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए, तो ये सब भी आप जाने। तो देखिए, मानव शरीर का जो सामान्य तापमान है, बहुत क्वेश्चन आते हैं, सामान्य तापमान 37.C मतलब 37 डिग्री सी, मतलब 37 डिग्री सेल्सियस। पीछे पढ़ने से कहा था ना, 37 डिग्री सेल्सियस, जो व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में विभिन्न होता है, मतलब भिन्न होता है। देखिए, अब व्यक्ति टू व्यक्ति अलग अलग तापमान तो होता ही है, किसी को बुखार हो गया तो तापमान बढ़ गया, पर जो नॉर्मल कहलाएंगे वो कहलाएंगे
37 डिग्री सेल्सियस वाली। बात समझ आ गई। अब वही बताया कि या तो थोड़ा अधिक होता है या तो थोड़ा कम होता है। ठीक है, आगे देखिए, मानव शरीर का जो तापमान है आमतौर पर 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे या 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं आता, क्योंकि मैंने पीछे बताया था 35 से 42 के बीच की रेंज है। आएगा देखिए नीचे 35 से 42 के बीच की रेंज है, इतने में ही उनका टेम्परेचर जो नॉर्मल बॉडी होता है, अगर आप सेल्सियस में देखें तो इतने में ही जो ह्यूमन बॉडी है उसका टेम्परेचर आता है। अगर बढ़ जाए तो डॉक्टर के पास कंसल्ट जरूर करवाएं। ठीक है, चल रहेंगे आगे। अब हम बात करेंगे अपने दूसरे थर्मामीटर की, जो कि था लेबोरेटरी में यूज होने वाले, तो इनको भी हम विस्तार में पढ़ेंगे। आइए, मानव शरीर के अलावा किसी भी वस्तु के तापमान को मापने के लिए क्लिनिकल थर्मामीटर का उपयोग कभी नहीं किया जाता। कहने का मतलब क्या है, सिर्फ इसमें मानव जो क्लिनिकल थर्मामीटर है, क्लिनिकल थर्मामीटर की अगर बात करूं तो इसमें सिर्फ मानव शरीर का उपयोग, मानव शरीर को मापते हैं। पर अगर मैं लेबोरेटरी मतलब अगर मैं लैब वाला जो होता है, अगर प्रयोगशाला थर्मामीटर का उपयोग करूं तो वो प्रयोगशाला में उपयोग किए जाते हैं। पर क्लिनिकल की बात करूं तो वो सिर्फ मानव शरीर के लिए। बात समझ आ गई होगी। देखिए आगे, प्रयोगशाला थर्मामीटर का उपयोग वैज्ञानिक उद्देश्य के लिए स्कूल या अन्य प्रयोगशालाओं में तापमान को मापने के लिए किया जाता है। जब आप प्रयोगशाला थर्मामीटर की बात करते हैं तो प्रयोगशाला थर्मामीटर को आप वैज्ञानिक उद्देश्य के लिए या फिर स्कूल या अन्य प्रयोगशालाओं के तापमान के मापने के लिए करते हैं। ठीक है, देखिए ह्यूमन बॉडी को छोड़ के आप हर जगह ये मापने में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्योंकि वे तापमान को नैदानिक थर्मामीटर की तुलना में अधिक सीमा तक मापते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसकी डिग्री क्या है, इसका पैमाना क्या है। तो इस तरीके के एक थर्मामीटर को प्रयोगशाला थर्मामीटर के रूप में जाना जाता है, जिसमें आमतौर पर -10 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। कहने का मतलब क्या है, अब इसका पैमाना क्या है, -10 से 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। इसमें क्लिनिकल थर्मामीटर के विपरीत एक सिल्वर बल्ब के साथ एक लंबा तना होता है। क्या होता है इसमें, लंबा तना, जो कि पीछे जो हम पढ़े थे, हमने जो पढ़ा था ना, कौन सा पढ़ा था, क्लिनिकल, उसके बिल्कुल विपरीत है। इसमें क्या है, लंबा तना है और सिल्वर क्या है, बल्ब है। ठीक है, देखिए इस तरीके का होता है। बल्ब पर चांदी का एक रंग सामान्य रूप से पारे की उपस्थिति की ओर इशारा करता है, जो पड़ने से तापमान में वृद्धि के साथ फैलता है और तापमान में गिरावट आने पर सिकुड़ता है। वही पीछे वाली बात तो सेम ही है, अगर तापमान में वृद्धि होगी तो कि बढ़ेगा और अगर कम हो जाएगा तो सिकुड़ जाता है। ठीक है, प्रिकॉशंस की अगर बात करें, एहतियात की अगर बात करें, तो थर्मामीटर को इस तरीके से डुबाया जाना चाहिए कि बल्ब पूरी तरह से उस पदार्थ से घिरा होना चाहिए। अगर किसी भी सॉल्यूशन में आप डालते हो तो पूरी तरीके से ये जो पीछे बल्ब, ये जो नीचे बल्ब दिख रहा है, इस बल्ब को पूरी तरीके से उस सॉल्यूशन में डुबाइए। अगर आप इस सॉल्यूशन में पूरी तरह से डुबाएंगे तभी वो बताएगा कि कितना इसका माप है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं बेहतरीन टॉपिक के बारे में, जो कि है हीट का ट्रांसफर, मतलब गर्मी का हस्तांतरण। किस तरीके से हीट है, किस तरीके से जो उष्मा है उसका हस्तांतरण होता है, कैसे सूरज की रोशनी हमारे तक पड़ती है और फिर वो रोशनी किस तरीके से हमारा जो पैन है, आप देख सकते हैं नीचे, किस तरीके से जो पैन है वो गर्म होता है। तो ये चीजें हम अब पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह घटना है, आप सभी ने देखा होगा कि जब बर्तन का एक छोर गर्म होता है तो जल्द ही दूसरा छोर भी गर्म होता है। ऐसा क्यों है, वो क्यों है, क्योंकि हीट की ट्रांसफर है, उष्मा का हस्तांतरण होता है। आप अगर देखिए ये नीचे से गर्म हो रहा है तो थोड़ी देर में देखेंगे जो आपने पकड़ा है पैन का, अगर वो कंडक्टर है तो ये भी गर्म हो जाएगा। ठीक है, आपने यह भी देखा होगा कि पानी को उबालते समय हम
बर्तन को केवल नीचे ही गर्म करते हैं, लेकिन सबसे ऊपर का पानी भी गर्म हो जाता है। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? अभी आप आज के बाद कभी नहीं सोचेंगे, क्योंकि आपको रीजन मिल जाएगा। और एक और घटना जो आपको आश्चर्यचकित कर सकती है कि सूर्य से पृथ्वी पर गर्मी का संचरण। सूर्य है, बीच में बहुत लंबी दूरी है, अब आप जानते होंगे। तो वहां से, उस दूरी से हमारे तरफ गर्मी, हमारे तरफ ऊष्मा कैसे पहुंचती है? यह एक सर्वविदित तथ्य है। मतलब ये ऐसा तथ्य है जो कि हर कोई मानता है, ठीक है, कि सूर्य जो है पृथ्वी से बहुत दूर है, लेकिन फिर भी गर्मी इतनी बड़ी दूरी तय करके हम तक कैसे पहुंच जाती है, ये भी आप जानेंगे। इसका रीजन भी आप आज जानेंगे। और आखिरी बात, ये सभी गर्मी को एक छोर से दूसरी छोर तक स्थानांतरित करने के कारण है। जो मैंने आपको पढ़ाया, पहला कारण, फिर दूसरा कारण, और फिर है तीसरा कारण। तो यही इन तीनों कारणों के बारे में हम जानेंगे अभी इसके बाद। तो देखिए, गर्मी जो है वो हमेशा गर्म अंत से ठंडे अंत की तरफ स्थानांतरित होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हीट ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर एंड टू कूलर एंड। दोबारा बता रही हूँ, गर्मी हमेशा गर्म अंत से ठंडे अंत की तरफ स्थानांतरित होती है। और इसके तीन मोड हैं, इसके तीन कारण हैं। वो क्या है? जिनके माध्यम से जो गर्मी है वो एक छोर से दूसरे तक स्थानांतरित होती है। और वो कारण, पहला है चालन, दूसरा है स्वहन, तीसरा है विकिरण। पहला है कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन, और तीसरा है रेडिएशन। तो इन तीनों के बारे में जानेंगे, और ये तीन आपको हमेशा हमेशा और हमेशा एग्जाम में पूछता है। तो ध्यान से देखें। पहला है कंडक्टर, मतलब कंडक्शन के बारे में हम बात करेंगे। तो कंडक्टर जानते हैं कि कंडक्टर है क्या। तो देखिए, किसी वस्तु के ठंडे सिरे से गर्म सिरे को, किसी वस्तु के ठंडे सिरे पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को चालन के रूप में जाना जाता है। कहने का मतलब क्या है? एक चीज ठंडी है और एक चीज गर्म है। जब वो गर्म चीज ठंडी चीज को भी गर्म कर देती है, उसको हम कहते हैं कंडक्शन, मींस चालन। सरल भाषा में कहूं तो जब किसी बर्तन को आप आंच पे रखते हो तो वो बर्तन गर्म हो जाता है, और बर्तन के आधार, मतलब जो बर्तन का बेस है, उससे उसके हैंडल तक, जो हम पकड़ते हैं, जो हैंडल होता है, उस तक वो गर्मी पहुंच जाती है। यह बर्तन के गर्म आधार से ठंड के जो हैंडल है उस तक गर्मी का स्थानांतरण होता है। जब इस पैन को आंच से हटा दिया जाता है तो जल्द ही बर्तन को ठंडा कर दिया जाता है। यह गर्म बर्तन के आसपास के ठंडे क्षेत्रों के कारण होता है। बहुत ही सिंपल सी बात है। आप रोज देखते हैं अपने आसपास कि किस तरीके से जो बर्तन है वो गर्म होता है, किस तरीके से वो बर्तन ठंडा होता है, और किस तरीके से वो बर्तन, जो उसका आप देखेंगे जो प्लास्टिक का नहीं होता, वो भी पूरा गर्म हो जाता है। तो ये ऐसा क्यों होता है? इसलिए इसका कारण पीछे का क्या है, जो उसके आसपास जो ठंडी हवाएं चल रही होती है ना, आप बर्तन को जब साइड रखोगे तो बर्तन भी ठंडा पड़ जाता है। ये रीजन है, ठीक है। तो देखिए, और रीजन देखिए ना, आमतौर पर गर्मी को चालन की प्रक्रिया द्वारा ठोस में स्थानांतरित किया जाता है। अगर आप गर्मी की बात करें, चालन की प्रक्रिया की बात करें, तो ठोस में स्थानांतरित करते हैं, मतलब सॉलिड। ये जो कंडक्शन है ये बेसिकली सॉलिड में ही होता है। सॉलिड मतलब जो कठोर होंगे, जो ठोस होंगे, याद रखेंगे, ठीक है। यह तरल पदार्थ और गैसों की तुलना में ठोस पदार्थों में गर्मी हस्तांतरण का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। तरल में नहीं होता, ज्यादातर गैसों में नहीं होता, ये होता है ठोस पदार्थ में। बात समझ आ गई? लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि सभी ठोस गर्मी का संचालन करेंगे, क्योंकि कई ठोस पदार्थ हैं जो गर्मी के खराब संवाहक हैं।
ठीक है। ऐसे ठोस पदार्थ भी हैं जो गर्मी के संवाहक हैं, पुअर कंडक्टर हैं, और ऐसे भी हैं जो गर्मी के गुड कंडक्टर हैं। तो कंडक्टर के बारे में जानना होगा, गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर, मतलब अच्छे संचालक और खराब संवाहक। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सामग्री जो गर्मी को उनके माध्यम से आसानी से गुजरने देती है, उन्हें हम ऊष्मा के संवाहक के रूप में जानते हैं। उदाहरण के लिए अगर देखें तो एल्यूमिनियम, लोहा, तांबा जैसी सभी धातु को हम कहते हैं गुड कंडक्टर। आपके सामने है नीचे। ठीक है, अगर आप बैड कंडक्टर की बात करें, सामग्रियों को जो गर्मी से आसानी से गुजरने की अनुमति नहीं देती, मतलब जो ऊष्मा को अपने अंदर, हीट को अपने अंदर गुजरने की अनुमति नहीं देती, आप उन्हें कहते हैं खराब संवाहक। उदाहरण के तौर पे देखिए, मसलन प्लास्टिक, लकड़ी, पानी और हवा, और काफी चीजें आपको मैं नीचे एग्जाम्पल में दे दी हैं। ठीक है, और देखिए आपको जो मेन चीज बतानी है वो क्या है, इसलिए चालन की अवधारणा ठोस पर लागू होती है केवल उन्हीं ठोस पदार्थों पे जो ऊष्मा के अच्छे संवाहक होते हैं। ठीक है, चालन की प्रक्रिया किस पर होगी, जो अच्छे संवाहक होंगे। ठीक है, क्लियर। थर्मल चालकता नामक एक और शब्द है जो गर्मी के संचालन की क्षमता को संदर्भित करता है। थर्मल चालकता जो गर्मी के संचालन की क्षमता को संदर्भित करता है, यह उन ठोस पदार्थों में अधिकतम है जो ठोस पदार्थों की तुलना में अच्छे कंडक्टर हैं, जो बदले में गैसों की तुलना में अधिक तापीय चालकता रखते हैं। यानी ठोस में ज्यादा होगा, फिर उसके बाद होगा तरल में, और लास्ट में होगा गैसों में। पर आप जानिए अच्छे कंडक्टर होने जरूरी हैं। अगर अच्छे कंडक्टर हैं तो उनमें थर्मल चालकता ज्यादा होगी। अब थर्मल चालकता है क्या, तो आप देखेंगे जब आप गर्म करते हैं तो बाहर की तरफ से अंदर की तरफ जो हीट आती है, और देखेंगे जब हीट पूरी तरीके से, जो बर्तन गर्म हो जाता है उसकी हीट यहाँ पे आ जाती है और वो स्टेबल हो जाता है। जो टेम्परेचर है वो T2 का ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू T1। याद रखेंगे, यहाँ का ज्यादा होगा और यहाँ का कम होगा। बात समझ आ गई होगी। चलते हैं अब आगे, कन्वेक्शन से चलेंगे, संवहन पे चलते हैं। संवहन तो कन्वेक्शन क्या, आपको बात समझ आ गई। कंडक्टर क्या था, जो हीट है वो ट्रांसफर होगी, बेसिकली वो सॉलिड में होती है, ठोस में होती है। बात क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे कन्वेक्शन की, जिसमें जो हीट होगी, जो गर्मी होगी, वो कहाँ पे ट्रांसफर होगी, वो होगी आपके द्रव्य में, तो सॉरी तरल में। ठीक है, तरल मतलब बॉइलिंग करते टाइम होगी। अब पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। गर्मी के स्रोत से दूर पदार्थ के कणों की गति से गर्मी को स्थानांतरित करने की विधि को संवहन के रूप में जाना जाता है। यह केवल तरल पदार्थ और गैसों में होता है। कहने का मतलब क्या है, जब गर्मी के स्रोत है उसको दूर पदार्थ के कणों की गति में गर्मी को स्थानांतरित करने की विधि को संवहन कहते हैं। देखिए अब आप पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो नीचे का ठंडा, देखिए अब आप क्या होता है, गैस को गर्म करते हैं तो जब पानी पूरा ठंडा है, ठीक है, तो यहाँ आपने गैस जला दी, ये नीचे का पानी गर्म होना शुरू होता है, तो ये जो नीचे का पानी है ये जाता है ऊपर, भाप बनती है, तो धीरे धीरे जो भाप है वो ऊपर से नीचे की तरफ आती है और सभी पानी को वो गर्म करती जाती है। तो इसी तरीके से जो पानी है वो गर्म होता जाता है। तो वही पढ़ेंगे। देखिए, पानी गर्म करने पर लो के पास का हिस्सा गर्म हो जाता है, लो मतलब जो गैस जलाते हैं, ठीक है, और फैलता है, जिसके कारण यह कम घना हो जाता है। ठीक है, कम घना हो गया और फलस्वरूप ऊपर उठता है, ऊपर उठेगा, वाटर वेपर बनेंगे। ठीक है, और यह एक वैक्यूम बनाता है और फ्लेम के पास की जगह पर कब्जा करने के लिए नीचे की तरफ से ठंडा पानी बनता है। ठीक है, अब देखिए नीचे ठंडा पानी बना, वो ऊपर आया, फिर गर्म हुआ, फिर बना, फिर गर्म हुआ, तो ऐसे ऐसे करके पूरा पानी गर्म हो जाता है। बात समझ आ गई होगी। और देखिए यह पानी भी गर्म होकर ऊपर उठता है और इसी तरीके से जो ठंडा पानी है वो सरकता है और इसी चक्र को बार बार दोहराने से
पूरा पानी जो है वो गर्म हो जाता है। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक बीकर में मतलब जो बर्तन है उसमें मौजूद पूरा पानी गर्म नहीं हो जाता। और इस प्रक्रिया से हवा भी गर्म होती है। यही प्रोसेस बिल्कुल हवा के साथ है। हवा भी ऐसे ही होती है, गर्म हवा आएंगी, फिर गर्म मिलेगी, फिर वो ऊपर होगी, ठंडी नीचे बैठेगी, फिर गर्म होगी, फिर इसी तरीके से आपको जो पूरा तापमान है वो गर्म हो जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया से आप जानेंगे जो हवा है वो भी गर्म होती है। गर्मी के स्रोत के आसपास हवा गर्म हो जाती है और बढ़ जाती है। समझ आ गया? ये बेसिकली लिक्विड में होता है। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। अब हम बात करते हैं थोड़ी और बात की, जो कि है सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। अब जानते हैं सी ब्रीज मतलब ठंडी हवाएं। तो किस तरीके से जो सी है, सी से ठंडी हवाएं निकलती हैं, फिर ये डे में होता है, कौन सा नाइट में, तो अभी हम वो बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं। दिन के समय पानी की तुलना में सूरज द्वारा विकिरणित गर्मी से जमीन जो है वो गर्म हो जाती है और यह भूमि के ऊपर हवा को गर्म करती है। बिल्कुल, देखिए जमीन गर्म हुई तो भूमि के ऊपर जो हवा है वो गर्म हुई, और ये जब गर्म होगी तो क्या होगी, फैलेगी, और इसलिए जो गर्म हवा है वो ऊपर उठती है और एक वैक्यूम बनाती है। बात समझ आ गई? पीछे वाली बात आ गई है। गर्म हवा ऊपर उठी और क्या बनाया, वैक्यूम। समुद्र की ठंडी हवा गर्म हवा द्वारा छोड़ी गई जगह पर रहती है और भूमि से, देखिए जो समुद्र से हवा चल रही है वो ठंडी थी तो वो गई भूमि की तरफ। ठीक है, भूमि की तरफ गई, और जब वो भूमि की तरफ जाएगी तो भूमि से जो गर्म हवा है वो चक्र को पूरा करने के लिए समुद्र की ओर दौड़ती है। भूमि से गर्म हवाएं दौड़ी समुद्र की तरफ, और समुद्र से आने वाली हवा को समुद्री हवा कहा जाता है। यही बात थी सी ब्रीज की। बात समझ आ गई होगी। इसी तरीके से पूरा चक्कर लगाते हैं। ठीक है, चले आगे। अब बट रात को इसका उल्टा होता है, क्योंकि रात को है ठंड, तो देखिए रात को क्या होगा, लेकिन रात में रिवर्स प्रक्रिया है, मींस उल्टी प्रक्रिया है। भूमि जल्दी ठंडी हो जाती है और समुद्र का पानी गर्म रहता है। ठीक है, भूमि ठंडी हो गई और जो समुद्र का पानी है वो तो दोपहर में गर्म था ना, तो अभी भी गर्म है। यह समुद्र के ऊपर हवा को गर्म करता है और ये फैलता। अब क्या हुआ, समुद्र की हवा गर्म हुई और ये फैली। ठीक है, और इसलिए गर्म हवा ऊपर उठती है। तो कहां से, अब देखिए हवा चलेगी कहां से, समुद्र चलेगी ना, तो वही हुआ। अब समुद्र की हवा ऊपर उठी और एक वैक्यूम बना लिया, और भूमि से निकलने वाली हवा जो ठंडी थी गर्म हवा द्वारा छोड़े गए स्थान पर पड़ जाती है, और इसलिए वो उसका पीछा करती है। मतलब पूरा गोल चक्कर तो लगाना ही है भाई। तो इसलिए जो ठंडी हवा है वो जमीन से समुद्र की ओर चलती है और भूमि की हवा के रूप में जानी जाती है। भूमि की हवा मतलब लैंड ब्रीज। बात समझ आ गई? रात को था आपका लैंड ब्रीज और सुबह था आपका सी ब्रीज। देखिए पीछे सुबह था आपका सी ब्रीज। सुबह मतलब कहिए तो दिन का समय कहिए, है ना, सी ब्रीज याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। नेक्स्ट आया रेडिएशन, विकिरण जिसे आप कहते हैं। ये आखिरी टॉपिक रहेगा, ध्यान से देखें। विकिरण क्या है, सूर्य किरणें आती हैं तो ये पूरी इस प्रक्रिया को आप कहते हो विकिरण। तो ये है क्या, पहले जानिए। सूर्य से दी गई ऊष्मा चालन यह संवहन की प्रक्रिया द्वारा हम तक नहीं पहुंच सकती, ना चालन से और ना संवहन से। तो ये पहुंचेगी कैसे, क्योंकि दोनों प्रक्रियाओं के लिए ऊष्मा को स्थानांतरित करने के लिए एक माध्यम चाहिए। माध्यम तो चाहिए था ना, लेकिन एक माध्यम की अनुपस्थिति के कारण, जैसे कि पृथ्वी और सूर्य के बीच अंतरिक्ष की अधिकतम परतों में हवा इन प्रक्रियाओं पृथ्वी पर गर्मी को स्थानांतरित नहीं कर सकती। आप देखेंगे तो रेडिएशन में कोई भी मीडियम, कोई भी माध्यम नहीं चाहिए होता, तो तभी आप रेडिएशन का इस्तेमाल करते हो। वो आप पढ़ेंगे आगे किस तरीके से रेडिएशन होता है। तो देखिए, इस समय एक और प्रक्रिया जिसे कि विकिरण कहा जाता है, सूर्य द्वारा विकिरणित गर्मी को पृथ्वी तक स्थानांतरित करने के लिए काम करती है।
ठीक है, विकिरण काम करेगा और इस गर्मी स्थानांतरण प्रक्रिया में किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होती है। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नीचे देख पा रहे हैं। उनकी विशेषता यह है कि ये वैक्यूम के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं। प्रकाश की जो गति है आप जानते हैं कितनी होती है, ये जो 8 है ना, ये ऊपर आएगा, ये ठीक लिखा है, देखिए इसकी जो गति है, स्पीड ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश की गति कितनी होती है, 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। याद रखेंगे, मिनट पर सेकेंड, सॉरी, ठीक है, ये याद रखेंगे। सूर्य से पृथ्वी तक गर्मी के इस प्रसार में ई द्वारा, ई मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स द्वारा प्रस्तुत विद्युत क्षेत्र और बी द्वारा प्रस्तुत चुंबकीय क्षेत्र दोनों शामिल हैं। एक तो ये देखिए ए, तो ये देखिए ई, जो ई आ रहा है रेड आ रहा है, और जो बी है ये ब्लू से आ रहा है, ठीक है, ये सब शामिल है। ये बड़ी बातें हैं तो कुछ निचोड़ के मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आइए आगे। न केवल सूरज बल्कि सभी गर्म शरीर गर्मी को विकिरण करते हैं, गर्मी को निकालते हैं गर्म शरीर, जो कि माध्यम से या निर्वात से भी फैल सकता है। एक कमरे के हीटर द्वारा कमरे को गर्म करना, लौ के ऊपर रखे बर्तनों को गर्म करना और फिर गर्मी से दूर रखने पर ठंडा होना सभी विकिरण के कारण होते हैं। बात समझ आ गई होगी। मानव शरीर परिवेश को गर्मी जारी करता है, विकिरण की प्रक्रिया से उससे गर्मी प्राप्त करता है। यह एक सरल उदाहरण का उपयोग करके साबित किया जा सकता है कि एक व्यक्ति के साथ एक कमरे में काफी सहज महसूस करते हैं। आप कमरे में किसी व्यक्ति का सहज क्यों ऐसा होता है कि अगर एक ही कमरे में बहुत से लोग हैं तो आपको मानव शरीर से जो गर्मी निकलती है उसके कारण आपको गर्मी गर्म महसूस होता है। तो आप एक ही व्यक्ति या फिर 2 व्यक्ति के साथ आप संतुष्ट फील करते हैं, ज्यादा व्यक्ति होने पे आपको कंजस्टेड सा फील होता है, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं। सभी गर्म निकाय ऊष्मा का विकिरण करते हैं जो पास की वस्तुओं पर पड़ता है, ठीक है। वस्तु गर्मी के कुछ हिस्से को अवशोषित करता है, गर्मी के कुछ हिस्सों को दर्शाता है और उन पर पड़ने वाली गर्मी के कुछ हिस्से को संचारित करता है। ऊष्मा के अवशोषित भाग के कारण वस्तु का जो तापमान है वो बढ़ता है और गिरता है, ठीक है। अब कुछ रीजंस हैं कि आप व्हाइट कलर और लाइट कलर क्लोथ्स गर्मी में क्यों पहनते हैं, मतलब हल्के कपड़े गर्मी में पहनते हैं, और डार्क कलर और वुलन के कपड़े, ऊन के कपड़े आप सर्दी में क्यों पहनते हैं। तो इसके पीछे जो रीजन है वो आप जानिए, वो भी रेडिएशन विकिरण का ही कारण है, तो जानिए एक बार। हल्के रंग गर्मी के गिरने के सबसे अच्छे, गर्मी के गिरने मतलब कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे गर्म हवाएं जब होती हैं तो उसमें जो परावर्तक होता है, परावर्तक मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है ना, तो उसके कारण होता है। परिमाण स्वरूप हल्के रंग के कपड़े अधिकतम मात्रा में गर्मी को दर्शाते हैं जो हमें प्राप्त होता है। हमें कुछ हद तक शांत महसूस होता है और इसलिए हम उन्हें गर्मियों में पहनने में अधिक, पहले क्या रीजन है, हम लोग शांत रहते हैं, गर्मी में हल्के कलर के कपड़े पहनते हैं। जो मेन रीजन है, जो साइंटिफिक रीजन है वो क्या है, जो हीट है वो सन से निकलती है हमारे तक पहुंचती है। जो हल्का कलर होता है, जो हल्का रंग है, वो हीट को रेडिएट करता है, विकिरणित करता है, जो कि सन से हमारी तरफ आती है। ये रीजन है बेसिकली, ठीक है। पर अगर हम डार्क कपड़ों की बात करें तो लेकिन दूसरी ओर गहरे रंग और ऊन पर पड़ने वाली गर्मी के अच्छे अवशोषक होते हैं, ठीक है। गहरा रंग उसको हीट को एब्जॉर्ब कर लेंगे, अपने अंदर समा लेते हैं। परिणाम स्वरूप क्या होगा, जो गहरा रंग होगा वो कपड़े अधिक मात्रा में अवशोषित करेंगे, मतलब एब्जॉर्ब करेंगे और उन्हें प्राप्त कर लेते हैं, और इसी कारण आपको सर्दियों में गर्म रखने और आपको आरामदायक महसूस होता है,
ठीक है। अगर मैं ऊनी कपड़ों की बात करूं तो आप जानते होंगे जो ऊनी कपड़े हैं आप सर्दियों में पहनते हैं, और इस कारण क्या है, इसका कारण ये है जो ऊनी कपड़े हैं उसमें ऊष्मा का खराब संवाहक होते हैं। मैंने पीछे लिखा था वूल का, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार, आपको विश्वास हो जाएगा। ज्यादातर मैंने यहाँ पे देखिए वूल बनाया था, जो अच्छे संवाहक नहीं थे, उनमें ऊन भी शामिल था। तो अब क्या है, गर्मी का संवाहक है, संवाहक नहीं है, तो इससे क्या होगा, जो ऊनी तंतु के बीच में हवा जो है वो जाल बना लेगी, और हवा जाल बना लेगी तो हवा फंसेगी और शरीर से जो ठंड है वो आसपास निकलेगी और आपकी जो गर्मी है उसको रोक लेगी, जो शरीर से गर्मी को बाहर निकलने नहीं देगी, और इससे क्या आपको गर्मी का एहसास होगा। ठीक है, ये थी बात हमारी इसकी वुलन के क्लोथ्स की। विंटर के सीजन में आप ऊनी कपड़े क्यों पहनते हो। ठीक है, अब आए कुछ क्वेश्चन की बारी, तो चलिए क्वेश्चन करें। किसी वस्तु की गर्माहट या ठंडक का एक माप जिस पर भरोसा किया जा सकता है। आप किसी वस्तु की गर्माहट और ठंडक किस रूप में माप सकते हैं, कैसे मापते हैं बताइए। टेम्परेचर से, तापमान से, हीट से, तपिश से, लाइट से, रोशनी से, या इनमें से कोई भी नहीं। तो अब जानते हैं इसका आंसर क्या होगा, टेम्परेचर, तापमान। अब तापमान से ही हीट को मापते हैं, टेम्परेचर होता है ना उससे ही मापते हैं। ठीक है, चलें दूसरा प्रश्न। आइए, गर्मी के स्रोत से दूर पदार्थ के कणों की गति से गर्मी को स्थानांतरित करने की विधि को डैश के रूप में जाना जाता है। अब क्या है, अब क्या हो रहा है इसमें, जो गर्मी के स्रोत हैं, दूर पदार्थ हैं, उनको गर्मी के स्थानांतरित कर रहे हैं, मतलब जो गर्मी है वो नीचे से लेकर ऊपर तक पहुंच रही है, और जो कण है जो गर्म होते हैं वो हल्के हो जाते हैं, वो फैलते हैं। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण आप सभी जानते हैं, इसका कारण क्या है, कन्वेक्शन है, ये सी है। ठीक है, कन्वेक्शन। ओके, रेडिएशन विकिरण बोला था, सरफेस फॉर्मेशन बोला था, और नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका कारण क्या है, पहला ही सही होगा। आइए थर्ड क्वेश्चन पे। किसी वस्तु के ठंडे सिरे से गर्म सिरे को किसी वस्तु के ठंडे सिरे पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, बताइए। अब क्या है, चीज ठंडी है, आग के ऊपर रखी, नीचे से गर्म हुई, फिर ऊपर तक पूरी चीज गर्म हो जाती है, मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वो गर्म हो जाती है। इसका कारण क्या है, कंडक्शन, चालन, इंसुलेशन। इंसुलेशन मतलब आप बोले खराब संचालन, खराब संवाहन, रेडिएशन, विकिरण, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या है, आप सभी जानते हैं, कंडक्शन है। चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ लंबी क्लास थी, पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, तब तक बी हैप्पी, बी एट योर होम। केसेस काफी बढ़ रहे हैं, तो कोशिश करिए अपने आप को सुरक्षित रखें। धन्यवाद।